हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल डे नेट क्लासेस पे। तो हम स्टूडेंट्स आपको बताएंगे ये जो आपकी परीक्षा होने वाली है सी एच एस एल की परीक्षा जो होने वाली है कंबाइंड हाई स्कूल लेवल की एसएससी की, इसके सेट हम आपको कराएंगे। इसमें जो इंग्लिश आती है ये हम आपको बताएंगे। तो CHSL की बैचेस हम शुरू कर रहे हैं आपके। तो आपके 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, ठीक है। इसी आधार पर अपनी तैयारी को मजबूत करिए और इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हम आपको इसमें प्रैक्टिस कराएंगे। मिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, इरर के भी हैं, सिनोनिम भी हैं, एंटोनिम भी हैं, क्लोज टेस्ट भी हैं। तो इसको हम करेंगे। आप जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हों CHSL की, SSC CHSL 10+2 टीयर फर्स्ट, उन तक ये हमारा वीडियो पहुंचा दें। बहुत काम का वीडियो होगा और इसी में हम अभी सीरीज़ इंग्लिश आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें और जो आते हैं आपके पार्ट, जिसे है जनरल इंटेलिजेंस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है, ये सब आपको क्लासेस मिलेंगी। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। हम शुरू करेंगे इंग्लिश, ठीक है। चलिए देखिए, पहला जो दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग some parts of the sentence may have error. Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If the sentence is free from error, select no error. ये सीधी बात है, ये है कि एक सेंटेंस दिया हुआ है आपको, इसको पढ़ना है और किस पार्ट में एरर है। ए में, एक में, दो में, तीन में, चार में। इसको पढ़िए। मॉडर्न मेडिसिन्स हैज़ स्कोर्ड सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज, ये दिया हुआ है। तो 4 पार्ट में बटा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान से एक एक पार्ट पढ़िए। मॉडर्न मेडिसिन्स हैज़ स्कोर्ड सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज, क्या होगा? देखिए, शुरुआत में ही जब आप पढ़ते हैं तो मॉडर्न मेडिसिन्स हैं, वर्तमान समय की दवाइयाँ। तो यहाँ पर क्या हैज़ की जगह पर क्या होना चाहिए? हैव होना चाहिए। शुरुआत में ही आपको एरर मिल गई। किस पार्ट में एरर है? एरर है आपकी फर्स्ट में। जब आपका सब्जेक्ट जो है मॉडर्न मेडिसिन्स है, ये सिंगुलर में है, ये प्लूरल में है, प्लूरल में है, तो ये आपकी वर्ब जो है यहाँ किस में होनी चाहिए? प्लूरल में होनी चाहिए, ठीक। चलिए, तो ए पार्ट में आपकी एरर है। अगला देखेंगे, अगला क्या है? अगला भी आपकी एरर से संबंधित प्रश्न है। अब देखिए, यहाँ से शुरू है आपका ये देखिए, मॉडर्न, इसमें ABCD है, बताना है किस पार्ट में एरर है। इसमें भी सेंटेंस कह रहा है मॉडर्न साइंस हैव ब्रोकन मेनी मिथ्स अबाउट आवर फूड एंड डाइट। तो अब इसमें क्या है, इस पार्ट को देखिए, मॉडर्न साइंस हैव। अब क्या इसमें मॉडर्न साइंस शुरुआत है और हैव लिखा है। ये भी बहुत इजी है स्टूडेंट्स। मॉडर्न साइंस के तुरंत बाद यहाँ क्या होना चाहिए? जब वर्तमान विज्ञान है तो ये सिंगुलर फॉर्म में है, तो यहाँ हैव लिखा है, यहाँ क्या होना चाहिए? हैज़। चलिए, दोनों सेंटेंस आपको सर इजी मिले हैं। तो इसमें किस पार्ट में मॉडर्न साइंस हैव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हैज़ होना चाहिए। तो इसमें किस पार्ट में एरर है? डी पार्ट में एरर है। चलिए और देखेंगे, अगला क्या है इसमें, इसको बताइए स्टूडेंट्स। चलिए, इसको देखेंगे। एरर के क्वेश्चन आएंगे आपके 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। तो दिया हुआ है वही बताना है आपको, आउटसाइड द सिनेमा हॉल। यहाँ से सेंटेंस देखिए, आउटसाइड द सिनेमा हॉल देयर वाज क्यू ऑफ पीपल वेटिंग टू सी द मूवी। इसमें बताना है किस पार्ट में एरर है। आउटसाइड द सिनेमा हॉल, एरर वाले वाक्य एक एक लाइन बड़े ध्यान से पढ़िए। ये तो सही है, सिनेमा के बाहर, सिनेमा हॉल के बाहर, ठीक है, सही है। आउटसाइड द सिनेमा हॉल देयर वाज क्यू ऑफ पीपल, लोगों की भीड़ थी, लोगों की भीड़ थी। वेटिंग टू सी, फिल्म का इंतजार करते हुए लोगों की भीड़ सिनेमा हॉल के बाहर थी। किस पार्ट में एरर है? देखिए, जब आपका काउंटेबल नाउन दिया हो, ठीक, तो काउंटेबल नाउन मतलब किसी भी चीज़ को हम गिन सकते हैं और वो सिंगुलर हो, तो वो बिना ए के नहीं आएगा। इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो सिंगुलर है और बिना ए के आई है? बताइए। सिंगुलर चीज़ है और बिना ए के आई है, वो आपकी क्या होगी?
ए होगी, ए क्यू। क्या होगी? ए क्यू। लाइन जो है वो काउंटेबल है, और इसमें क्या, इसमें जो है ये बिना ए के आई है, तो पार्ट ए में एरर होगी आपकी। किस पार्ट में होगी एरर? पार्ट ए में। क्या होना, क्या चाहिए? होना ये चाहिए, आउटसाइड द सिनेमा हॉल देयर वाज ए क्यू ऑफ पीपुल। सिनेमा हॉल के बाहर लोगों की एक लाइन थी। ठीक है, जैसे आई एम ए टीचर, आई एम टीचर नहीं होगा, आई एम टीचर गलत है पूरी तरह से। जिन चीज़ों को अगर हम गिन सकते हैं और वो संख्या में अगर एक हैं, तो आप ए लगाएंगे और या एन लगाएंगे वॉवेल कॉन्सोनेंट के अनुसार, आपको मालूम होगा, तो इसमें ए लगेगा यहाँ पर। अगला देखेंगे हम। चलिए, इसमें क्या है, देखिए एरर के और क्वेश्चन आपको मिल गए। ठीक है, इसमें चौथा नंबर का एरर का क्वेश्चन है। देखिए, नो सूनर वॉज हिज नेम कॉल्ड आउट, यहाँ से शुरू है। नो सूनर वॉज हिज नेम कॉल्ड आउट वेन ही वॉज गोन आउट ऑन टू द स्टेज टू रिसीव द अवार्ड। मतलब जैसे ही उसका नाम पुकारा गया जोर से, तो वैसे ही वो गया स्टेज पर, किस लिए? अवार्ड को लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए। तो बताइए कहाँ पे एरर है, कि पूरा पार्ट फिर से देखिए, एरर बताइए। चलिए देखेंगे हम कहाँ पर है एरर। तो देखिए, शायद आपने भी पकड़ा होगा, नो सूनर के साथ कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है। कौन सा? नो सूनर के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगती है स्टूडेंट्स, और कोरिलेटिव कंजंक्शन इनका मिलता होता है देन। वेन की जगह पे क्या होगा यहाँ पर होगा देन। ठीक, तो ये आपका सेंटेंस क्या होगा? नो सूनर वॉज हिज नेम कॉल्ड। जैसे नो सूनर के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आई है, ये तो सही दिया हुआ है। और क्या होगा? और इसमें होगा वेन के स्थान पर आपका क्या लगेगा? देन लगेगा। ठीक है, तो ये किस में आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा? आपका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका ये देन ही वेंट ये सही हो जाएगा। रिप्लेस किसको करेगा? वेन ही हैज गॉन, इसकी जगह पे हो जाएगा देन ही वेंट हो जाएगा। इस टेंस में भी है, देन के बाद सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी। ही वॉज गॉन कोई वाक्य नहीं है। चलिए अगला देखेंगे हम। अगला एक आपका को सही शब्द भरना है, बताइए कौन सा होगा यहाँ पर प्रयोग? आई हु योर फ्रेंड एंड द वेलविशर शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट योर। अब हु के अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, तो हु के साथ आपको क्या करना होगा? यहाँ पर इसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार जो एग्री करेगी वर्ब, आई के साथ क्या लगेगा? आर नहीं लग सकता, इज नहीं, बी नहीं, क्या होगा? एम। ये तो इजी है स्टूडेंट्स, आई हु एम योर फ्रेंड होगा। ठीक, चलिए इसमें होगा आपका सी। ठीक, अगला देखेंगे। इसमें क्या करना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड भरना है, सबसे उपयुक्त शब्द भरना है। कहाँ पर? यहाँ पर भरना है, इनके बाद। पढ़िए सेंटेंस। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द करेंट एनवायरनमेंट इंक्लूड्स मेनी चैलेंजेस इन जनरल। वर्तमान पर्यावरण में कई तरह की चुनौतियाँ, सामान्य रूप से जटिलताएं और चुनौतियाँ वर्तमान समय में हैं। पर्यावरण में वर्तमान में अनेक तरह की समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं। बट एयर पॉल्यूशन इन, लेकिन वायु प्रदूषण है क्या चीज़? इन पब्लिक में है, ओवरऑल है, कॉमन है, पार्टिकुलर है। लेकिन इसमें जोर दिया गया है एयर पॉल्यूशन विशेष रूप से है स्टूडेंट्स, विशेष रूप से है, तो इन पार्टिकुलर हो जाएगा। बट एयर पॉल्यूशन इन पब्लिक नहीं, ओवरऑल नहीं, कॉमन, इन कॉमन नहीं, कॉमन नहीं है, विशेष रूप से। अनेक तरह की समस्याएं हैं मतलब पर्यावरण में, लेकिन विशेष रूप से समस्या है कौन सी? एयर पॉल्यूशन की, तो पार्टिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा पार्टिकुलर। चलिए अगला देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसमें क्या आपके पैसिव वॉइस भी आएंगे।
पैसिव वॉइस बताना है आपको। ए ट्रैफिक पुलिसमैन फाइंड तनु फॉर जंपिंग द रेड लाइट। तो इसमें क्या है बता, पैसिव वॉइस करना है, कैसे होगा? इसमें तनु हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्रिया से क्या या किसको प्रश्न पूछने पर आपको कर्म मिल जाएगा। क्या प्रश्न पूछेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, किसको पूछेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो इसमें है ए ट्रैफिक पुलिसमैन, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, आपका ऑब्जेक्ट तनु होगा। तो तनु से शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले, तनु। ठीक, अब ए ट्रैफिक मीन्स ये ए वाला तो पहले ही कट गया। तो अब ये किस टेंस में है? देखिए ये है फाइंड लिखा है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो तनु के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपकी क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? वाज आएगी। पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में लगते हैं वाज या वेयर। तो तनु वाज किसमें है? किसमें है ऐसा? बी ऑप्शन में है। तनु वाज फाइंड, यहीं पे इतना करने से ही मिल गया आपको। तनु वाज फाइंड बाय द पुलिसमैन, आपका बी ऑप्शन मिल गया आपको। पहले तनु ले लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब ले लिए वॉच, फिर फाइंड तनु। इतना करने से ही इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा है बी के अलावा। अगला देखेंगे, चलिए इसमें क्या दिया हुआ है, चलिए इसको भी देखेंगे। इसमें दिया हुआ है आपका, फिर आपको एक पैसिव वॉइस करना है। पैसिव वॉइस फिर करना है आपको। इसमें क्या है? द मैकेनिक रिपेयर्ड माई बाइक। रिपेयर किया, क्या किया? अभी हमने आपको बताया कि क्या या किसको क्रिया से प्रश्न पूछते हैं। तो मैकेनिक ने क्या रिपेयर किया? माई बाइक। क्या? माई बाइक। ये लेंगे आप, माई बाइक। तो सबसे पहले माई बाइक तो साले सब में शुरू है, ठीक है, माई बाइक की शुरुआत हर वाक्य में है। तो चलिए अब ये देखिए किस टेंस में है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है। ठीक, अभी हमने बताया वाज या वेयर लगाता है इसमें पास्ट इंडेफिनिट में। तो माई बाइक के साथ वाज या वेयर किसमें लगा हुआ? इसमें तो नहीं लगा है, इसमें भी नहीं लगा है। अब इन दो बी या सी में से आपको बताना है किसमें लगा, कौन सा सही है। तो अब वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। ठीक, माई बाइक वाज थर्ड फॉर्म किसमें है? रिपेयर्ड। रिपेयर्ड ऐसा ऑप्शन किसमें है? बी में है आपका, बी। ठीक, ये देखिए हो गया, माई बाइक वाज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। चलिए इजी है, कोई टफ नहीं है ज़्यादा। अगला देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, इसमें क्या कहा गया है? इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है आपको। ठीक, इनडायरेक्ट स्पीच में चलिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या है? फ्रॉम आवर रिसर्च वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट देयर इज ए लाइफ ऑन दैट प्लैनेट। इसमें इनडायरेक्ट बनाना है, तो आपका हो जाएगा क्या? द प्रोफेसर सेड टू द मीडिया पर्सन फ्रॉम आवर रिसर्चेज वी हैव मेड टू द कम टू द कंक्लूजन दैट देयर इज लाइफ ऑन द प्लैनेट। तो इसको बनाना है इनडायरेक्ट में, तो आप क्या करेंगे? देखिए सबसे पहली बात यह है कि अंदर का रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम बदलेंगे, यानी ये हैव है तो आपका क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। हैव क्या हो जाएगा? हैड। और क्या हो जाएगा? ये देयर इज लाइफ ऑन दैट प्लैनेट, तो इज का क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा वाज। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यानी सेड में अगर ये दिया हुआ है तो अंदर का जो स्पीच है, ये पूरी स्पीच है जो कहा गया है, ये सब क्या है? स्पीच है। स्पीच को हम किस में बदल लेंगे? पास्ट में। ठीक है, तो आपका क्या? हैव का हैड होना चाहिए और यहाँ इज है, इसको वाज होना चाहिए। देखिए ऐसा किसी स्टेटमेंट में है? इसमें क्या है? इसमें आपको वी के साथ हैव दिया है, हैव का हैड नहीं किया गया, तो ये तो गलत है, ये गलत है, ये तो नहीं होगा ए। और बी है, बी में क्या है किया गया है? यू का, इसमें बी में क्या है? यू हैड कम टू द कंक्लूजन। बी वाले स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स क्या है करना है? बी वाले में आपका ये देखिए हैड का हेड बदला गया, ठीक है, इज का बाद बदला गया, ये भी ठीक है, लेकिन ये जो इधर प्रोनाउन है यू है, इस प्रोनाउन की गलती है, तो ये वाक्य भी नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर वी है, वी के स्थान पर इन्होंने क्या लिख दिया? यू लिख दिया, ये भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक,
और अगला क्या है, अगले तीसरे थर्ड वाले में क्या है, हैव को हाइड किया गया है, इसमें वॉज है। ठीक, इसमें प्रोनाउन क्या लिया गया है देखना होगा हमको। इसमें प्रोनाउन इन्होंने लिया है दे। ठीक, तो प्रोफेसर ने कहा मीडिया पर्सन से, तो वी हमको मतलब सभी लोगों को। ठीक, तो सभी लोगों के लिए यहाँ पर देव यूज़ हुआ है। ठीक है, हमको इस धरती को बचाना है उन्होंने कहा। ठीक, इस प्लानेट पर जीवन है, या सामूहिक रूप से कहा गया हमारे लिए, तो हमको इन्होंने बदला दे। ये वाक्य आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, सी आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और डी वाले ऑप्शन में क्या है, सी डी को देखेंगे, डी वाले ऑप्शन में इसको हैव लिखा है तो ये हैड होना चाहिए, तो भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो आपका ए नहीं है, बी कट गया, सी सही हो जाएगा। ठीक, बी वाले ऑप्शन में केवल ये प्रोनाउन जो है यू, इसकी गलती है। बाकी तो ठीक है, इसमें दे है, वी को दे में बदलेंगे। ठीक है, सबके अनुसार, सामूहिक के अनुसार वी को बदल दिया किसमें, दे में। चलिए अगला देखेंगे हम। अब क्या है, अब देखिए पूछा गया आपका सिनोनिम, सिनोनिम पूछा गया है, समानार्थी शब्द पूछा गया है। तो इसमें ऑस्टियर का क्या अर्थ होगा, ऑस्टियर नोट कर लीजिएगा, हो सकता है यही वर्ड आ जाए आपके। ऑस्टियर का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कठोर या मजबूत, कोई बहुत कठोर चीज़ हो, दिल से कठोर है, हाँ, और ये मजबूत है। ठीक, ऑस्टियर, तो इसका सिनोनिम क्या होगा आपका, इसका कठोर या मजबूत का क्या होगा आपका, सी होगा ऑप्शन, स्ट्रिक्ट। ठीक है, ऑस्टिरे, ऑस्टिरे कठोर होगा या मजबूत हो। ठीक, अगला देखेंगे, नज लिखा है, नज लिख मतलब को देख नोट कर लीजिए, नज मतलब होता है कुहनी से मारना। और इसके ऊपर के वर्ड देख लीजिए कि केयरलेस माने होता है लापरवाह। हर शब्द का मीनिंग सीख लीजिए। देखिए जनरस हो सकता है, दे दें अगली बार, जनरस का मतलब होता है उदार, नोट कर लीजिए। ऑस्टियर मजबूत, कठोर जो कि कठोर हो, कठोर हो, मजबूत या कठोर। केयरलेस लापरवाह, जनरस मतलब होता है उदार, उदार, बहुत नम्र, और स्ट्रिक्ट माने होता है कठोर, जो इसका सिनोनिम है। अनविलिंग माने होता है बिना इच्छा के, किसी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी कर रहे हैं, है ना, बिना इच्छा। नज मतलब क्या होता है, नज का मीनिंग क्या होगा, नज का मतलब होता है कोहनी से मारना। ठीक, कोहनी से मारना, ऐसा हाथ से मारना ऐसे इशारे से। ठीक, कोहनी से मारना। नज का क्या हो जाएगा, पोक, पोक का मतलब भी वही हो जाएगा कि ढकेलना किसी चीज़ को। ठीक, तो नज किसका सिनोनिम होगा, होगा आपका पोक का। बाकी सरल है, अलाउ है, लीव एलोन है, विदड्रॉ है, वापस ले लेना, ये सरल है। चलिए अगला देखेंगे। अगला, अच्छा अब एंटोनिम है, आ गया एंटोनिम, आ गया नंबर। अब एडमोनिश, एडमोनिश का क्या है, एडमोनिश का विलोम बताना है। अच्छा, एडमोनिश को ना शब्द याद हो तो इसके लिए छोटी सी एक ट्रिक है, इसको समझने के लिए याद करें। एडमोनिश, हम नाम से मनीष सर है, तो मनीष सर बहुत डांटते हैं, इसको याद कर लीजिए, ये याद हो जाएगा एडमोनिश, मनीष सर बहुत डांटते हैं। ठीक, तो मोनिश, एडमोनिश को मनीष से रिलेट कर दीजिए, इसका मतलब हो जाएगा डांटना, फटकार लगाना। ठीक है, गुड़की देना। ठीक है, तो बहुत डांटना, चाइड करना, स्कोल्ड करना, एक्चुअली में ये स्कोल्ड है, चाइड है, सब इसके सिनोनिम है, आपको बताना। एंटोनिम मतलब विलोम है। एपोलेड, एपोलेड मतलब होता है बहुत प्रशंसा करना, अति तारीफ करना। ठीक है, किसी की एपोलेड करना, तारीफ करना। तो 12वें क्या हो जाएगा, 12वें का हो जाएगा डी, एडमोनिश मनीष सर डांटते हैं, एपोलेड, एपोलेड प्रशंसा करते हैं। ये चीज़ है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्या हमारे पास वर्ड है, अगला हमारे पास वर्ड है, चलिए ऊपर आ जाए, नैक, नैक है, नैक का अर्थ क्या होगा, नैक का मतलब हो जाएगा किसी चीज़ की कुशलता होना। ठीक, कुशलता। अब अपोजिट बताना है तो अकुशलता वाला, अकुशलता वाला कौन सा शब्द है, देखिए एक एबिलिटी का इनएबिलिटी है, इसका मतलब कुशलता ना होना। ठीक, सबके मन मीनिंग देख लीजिए। अब नैक मतलब कुशलता और इनएबिलिटी अकुशलता। एबिलिटी माने योग्यता या कुशलता। ल्यूनेसी, ल्यूनेसी देखेंगे, ल्यूनेसी का मतलब होता है
पागलपन। ल्यूनेसी मीन्स पागलपन होता है किसी चीज़ का। इंटीमिडेट नोट कर लीजिए, हो सकता है पूछ ले। इसका मतलब होगा फ्राइटेन, मतलब डराना। क्या होगा? डराना। तो क्योंकि और शब्द भी नोट बता देना स्टूडेंट, हो सकता है पूछ लिए जाए। तो नैक का पूछा गया है, मतलब होता है कुशलता। अपोजिट क्या हो जाएगा? इनेबिलिटी, अकुशलता। अगला है आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही लिखी है। सही लिखी बतानी है आपको। एडवेंचरस, एडवेंचरस की स्पेलिंग सही लिखी है। एडवेंचरस जो साहसिक यात्राएं करता हो, साहसिक जिसे कहते हैं आप, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट में क्या गलती है? ADVERTISE, क्या होना चाहिए? SE होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट। एडवर्सरी, एडवर्सरी में मतलब एडवर्टाइजमेंट तो विज्ञापन होता है, मालूम होगा। एडवर्सरी, एडवर्सरी क्या है? SARY, इसका एडवर्सरी है विरोधी। क्या होगा? विरोधी, विरोधी। एडवांटेजियस, एडवांटेजियस, एडवांटेजियस मतलब आपको मालूम होगा एडवांटेज लाभ, लाभ से है। तो TAGEOUS, एडवांटेज मतलब लाभदायक होगा। इसमें क्या होगा? टी के बाद ए आएगा, GEOUS आएगा, जी के बाद ई, फिर OUS तो दिया ही हुआ है। चलिए अगला देखेंगे। करेक्टली स्पेल्ड बताना है, कौन सी करेक्टली सही लिखा हुआ, कौन सा सही से लिखा हुआ सही? तो आपका हो जाएगा ए। नोट कर लीजिए, LUMINESCENT है, लुमिनेसेंट है। तो इसको मतलब हो जाएगा ताप दीप्ति, प्रकाशित कोई चीज़ हो। अगला है, अब आपके देखिए वन वर्ड पूछ लिए गए हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द हिंदी पूछ रहे हैं। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, ध्वनि का अध्ययन करने वाली भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसमें डी कहते हैं, एकॉस्टिक कहते हैं। एकॉस्टिक, ध्वनि का विज्ञान करने वाली शाखा को एकॉस्टिक कहते हैं, ठीक है। बाकी इसमें जो लिखा है मैकेनिक्स माने यांत्रिकी होता है, फोटिक्स, फोटोनिक्स है, फिर ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स प्रकाशिकी है। अगला देखिए, तो इसका मतलब डी हो जाएगा ये। चलिए, जोंक आउट, जोंक आउट का मतलब अर्थ बताना है, ये इस ईडियम का अर्थ बताना है जोंक आउट। तो इसको नोट कर लीजिए। इसका अर्थ है बेसुध होकर सो जाना, जो कोट में टू फॉल एस्लीप, बहुत गहरी निद्रा में घोड़े बेच के सोना। जोंक आउट को आप हिंदी में कह सकते हैं मुहावरा, घोड़े दे बेच कर सोना। नोट कर लीजिएगा। और क्या है? अगला है हमारा 80 नंबर। Select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the following sentence. Throughout his speech, the crowd was all tears. तो all tears जो ये है all tears, तो all tears का मतलब आपको बताना है क्या होगा? ABCD में से उसकी भाषण के दौरान जो पब्लिक थी, जो भीड़ थी, वो all tears हो गई। तो all tears का मतलब क्या है? ऑल टीयर्स का ये होगा कि बहुत ध्यानपूर्वक किसी चीज़ को देना, कान लगा के सुनना, ठीक। सी होगा, ऑल टीयर्स मीन्स हो जाएगा वेरी अटेंटिव थी। चलिए अगला क्या है? अगला क्या है हम देख रहे हैं? अगला हम देख रहे हैं आपका ये वाक्य दिए हुए हैं आपके 1 2 3 और 4, इनको सही क्रम में लिखना है। अरेंजमेंट ऑफ क्या है? सेंटेंसेस है। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी दे सकते हैं परीक्षा में आपके, लेकिन क्या है ये? अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। चलिए स्टूडेंट, बताना है आपको कौन सा पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, क्रम बताना है आपको। पढ़िए वाक्य को, देखिए। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, क्या दिया है? पहला वाला वाक्य कह रहा है एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप। अब परिणाम स्वरूप से वाक्य की शुरुआत नहीं हो सकती, कुछ चीज़ बताई होगी तभी तो परिणाम स्वरूप होगा। यानी 1 नंबर वाला ऑप्शन गलत है आपका, मतलब वाक्य की शुरुआत 1 नंबर से नहीं होगी। परिणाम स्वरूप से थोड़ा कोई वाक्य शुरू होगा। दूसरा है अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से। दुर्भाग्य से भी अगर अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस वाले वाक्य की शुरुआत प्रोनाउन से नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, पहले किसी का व्यक्ति का नाम आएगा तब तो प्रोनाउन आएगा, कि सीधे सीधे जैसे अनफॉर्चुनेटली ही लिखा है तो ही किसके बारे में, मतलब पहले किसी के बारे में बताया गया तभी तो ही आया है। तो अब 2 नंबर वाला भी गया आपका। अब बचा ए और बी। अब देखिए अब क्या है, और तीसरा नंबर में आया है माइकल जैक्सन कॉल्ड द किंग ऑफ पॉप म्यूजिक, ये ठीक है। और चौथा वाला जो है ना, ही वॉज रिस्पेक्टेड, हमने बताया अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस में वाक्य की शुरुआत आपको प्रोनाउन से नहीं करनी, सब्जेक्ट से शुरुआत होनी चाहिए, ठीक, कर्ता से, कोई व्यक्ति का नाम। तो अब क्या, अब तो फाइनल है आपका बी। देखिए ये ए बी, ये थोड़ा सा इसमें ये है क्रम उल्टा हो गया है, तो आपका ऑप्शन इधर बी आ जाएगा, ठीक है। इसमें सी इधर आ गया है, बी अगर मिस प्रिंट हो गया कुछ, तो आपका सबसे पहला सेंटेंस क्या सही हो जाएगा, सबसे सही हो पहले होगा आपका 3 नंबर वाला होगा, फिर क्या होगा 4, फिर 2, फिर 1। अब पढ़ लीजिए आराम से। माइकल जैक्सन कॉल्ड द किंग ऑफ पॉप म्यूजिक, स्टे एट द टॉप ऑफ हिज करियर फॉर मेनी ईयर्स, फिर 3 के बाद 4 आएगा। ही वॉज रिस्पेक्टेड फॉर हिज वर्क कल्चर, ही वुड स्पेंड लॉन्ग नाइट्स इन द स्टूडियो टू फिक्स ए नोट करेक्टली इन सॉन्ग, ठीक, 3 के बाद 4 आएगा आपका। तो ये कुछ पॉइंट हमने बताया आपको अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस में, याद रखिएगा। चलिए और प्रैक्टिस कराते रहेंगे, अगला देखेंगे। अगला क्या है, अगला है आपका इरर है, द प्राइसेस ऑफ टोमेटो हैज सोर्ड अप टू 65 to 70 पर केजी इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अच्छा, गलती बताना है, द प्राइसेस ऑफ टोमेटोज हैज आया है, ठीक। तो पहले लाइन से ही में ही सही आप शुरू हो जाइएगा कि कहाँ से इरर किस पार्ट में हो सकती है। पहली लाइन क्लियर है कि नहीं, देखिए प्राइसेस ऑफ टोमेटोज, तो टमाटरों की कीमतें, अब कीमतें नहीं होती, कीमत, क्वालिटी तो एक ही है, टमाटर है उनकी वैरायटी तो एक ही है, दो चीज़ें नहीं जिनकी कीमतें हों। तो यहाँ प्राइस होगा, क्या होगा, प्राइस, प्राइस ऑफ टोमेटोज़, यानी कि टमाटरों की कीमत, ये होगा। तो आपकी गलती क्या होगी, सी पार्ट में आपकी, सी पार्ट में आपकी गलती है, सी, ठीक। चलिए अगला देखेंगे आपका क्या दिया हुआ है। अच्छा, क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट है, देखिए इसको कैसे है। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ, इसमें आपके किया क्या जाता है, लाइफ ऑफ द पीपल इन इमेजिन बेसिन इज स्लोली, अब कुछ शब्द छूटे हुए हैं, भरना है। 1 नंबर पे क्या है, लाइफ ऑफ अमेजान बेसिन के लोगों की लाइफ धीरे धीरे क्या हो रही है, स्टेडीली हो रही है, मॉडिफाई हो रही है, चेंज हो रही है कि सिंप्लीफाइंग हो रही है। तो लाइफ जो है ना हर समय चेंज होती रहती है। तो इसी तरह से अमेजन बेसिन के जो लोग हैं, ठीक है, वहाँ के लोगों की लाइफ के बारे में बता रहा है कि ये बदल रही है, ठीक है, मॉडिफाई नहीं होती, सिंप्लीफाई नहीं होती, स्टेडी नहीं होती, तो आपका क्या सही हो जाएगा, बी हो जाएगा सही। ये हो जाएगा चेंजिंग, क्या हो जाएगा, ये चेंजिंग शब्द होगा। इन द ओल्डन डेज, पुराने समय में, द डैश ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी इसली, तो इसमें सेकेंड नंबर में हम क्या देख रहे हैं, तो सेकेंड नंबर में, फर्स्ट में नंबर में चेंजिंग आ गया, इन द ओल्डन डेज द ऑफ द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, ये है हार्ट, डी होगा, हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का घन गहरा नहीं होता, जंगल का कोर नहीं होता, कोर मतलब मूल, और जंगल का घना नहीं होता, ठीक, और जंगल का गहरा नहीं होता, जंगल का दिल होता है, ठीक। वाक्य के अनुसार ऐसे ही देख लीजिए, द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, ये सेंटेंस हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट से बन रहा है, डीप ऑफ द फॉरेस्ट से नहीं बन रहा, ना तो कोर है ना तो थिक्स है। कुड बी रीच्ड ओनली बाई द रिवर, कौन सी नदी, कौन सी नदी, ओनली बाई द रिवर, स्विमिंग रिवर, क्या होगा आपका, थर्ड पे क्या भरेंगे, स्विमिंग रिवर। अगला है अगला है इन
1970 1970 में द ट्रांस अमेजन हाईवे अमेजन हाईवे क्या होगा? चौथे नंबर पे क्या भरेंगे भाई? मेक होगा, मेड होगा, वाज मेकिंग होगा, इज मेकिंग होगा। इन जब सन की बात बताई गई है आपकी इन 1970, ठीक, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है क्रिया का सेकेंड फॉर्म मेड ही भरेंगे। इन जब कोई सन आ जाता है, तिथि आ जाती है भूतकाल की, तो आपको सेकेंड फॉर्म भरना है, यानी कि मेड आएगा यहाँ पर, ठीक। मेड ऑल पार्ट ऑफ द रेनफोर्स्ट 25वें का ए, आपका क्या हो जाएगा? एसेसिबल हो जाएगा, एसेसिबल हो जाएगा ए। जहाँ तक पहुँच सकते थे, ठीक है, सुगम्य तरीके से हम पहुँच सकते हैं इमेजिन बेसिन के भागों में। चलिए स्टूडेंट्स, हमने आपको 25 क्वेश्चन बताए। एसएससी में जो CHSL के फरवरी में एग्ज़ाम प्रस्तावित हैं, उसके हमने आपको प्रश्न बताए। हमने आपको एरर के बताए, क्लोज टेस्ट है, सिनोनिम, एंटोनिम और जो फिल इन द ब्लैंक्स। इसी तरह से हम आपको रोज़ टेस्ट बताएंगे, मॉक टेस्ट कराएंगे, समझाएंगे। तो बने रहिए चैनल पे। हमारा वीडियो शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसकी। हम इंग्लिश का रोज़, ताकि हम अब शेयर करेंगे, हमारे ज़्यादा व्यूज़ रहेंगे तो हमको भी प्रोत्साहन मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हैं, हमसे पढ़ रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा संख्या होती है तो टीचर का भी मनोबल हाई होता है कि बच्चों को ज़्यादा समझ में आ रहा है, ज़्यादा लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग मिलेंगे फिर से अगले दिन, हम आपको और दूसरा सेट देंगे, ठीक है, इंग्लिश का। और तब रूल्स नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें हमने बताई आपको समझाई, ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको समझते रहिए, करते रहिए तैयारी और पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। अच्छा, नमस्कार।